हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ से जो आवर यूनिवर्स है उनके क्वेश्चंस को करेंगे। उसमें हमने लेवल 2 शुरू किया था जिसमें आधे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए। अब कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, उसको डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 50 से। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? ये कह रहा है द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम ऑन अ बैरोमीटर। आप जानते हैं बैरोमीटर क्या मेज़र करता है? प्रेशर को। और वो जो मरकरी का कॉलम है उसकी हाइट से हम ये पता करते हैं कि इसका प्रेशर है कितना। एट सी लेवल कितना सेंटीमीटर है? 76 सेंटीमीटर। एंड दैट एट अ पार्टिकुलर हाइट, जो कि घट गया। हाइट बढ़ते जाने से प्रेशर डिक्रीज होते जाता है। तो पहले था 76 सेंटीमीटर सी लेवल में, अब हो गया कितना? 63.3 सेंटीमीटर। इसका जो डिफरेंस आया ये आएगा हमारा 12.7 सेंटीमीटर। 0.0 कर दीजिए समझने के लिए। 12.7 सेंटीमीटर, ठीक है। 76.0 63.3 घटाइए, 10 में 3 गया 7, 5 में 3 गया 2, 12.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द हाइट फ्रॉम द सी लेवल। कितनी हाइट होगी? और यहाँ पे गिवन भी है कि 272.7 मीटर ऑफ हाइट फ्रॉम द सी लेवल, 2.5 सेंटीमीटर प्रेशर डिक्रीज। अगर 2.54 सेंटीमीटर अगर प्रेशर डिक्रीज करता है, सेंटीमीटर ऑफ एच जी, सेंटीमीटर तो हाइट है लेकिन सेंटीमीटर ऑफ एच जी की जब बात करते हैं तो एक्चुअली किसकी बात करता है? प्रेशर की बात करता है। ये आप जानते ही होंगे, सेंटीमीटर ऑफ एच जी इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। एच जी हाइड्रोजीरम जिसको मरकरी कहते हैं, ठीक है। 2.54 सेंटीमीटर अगर होगा तो इसके लिए कितना मीटर आएगा? 272.7 मीटर। तो हमको 12.7 सेंटीमीटर चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर के लिए कितना होगा? ये होगा 272.7 ओवर 2.54। हमें चाहिए 12.7 सेंटीमीटर के लिए, ये हो जाएगा 272.7 बाई 2.54 इंटू 12.7 पॉइंट उड़ जाएगा। ये अगर डबल हो जाएगा 2 अंदर 2 दे दे तुझे, 2 3 6 2 5 10, तो ये हो जाएगा हमारा इतना 1363.5। तो ये हो गया अब 1.3635 किलोमीटर। ये तो मीटर में आया ना, 1000 से डिवाइड कर दिया, किलोमीटर में आया, तो आंसर हो गया 1.36 किलोमीटर। कितना आंसर हो गया? 1.36 किलोमीटर। दैट इज 1.36 किलोमीटर अगर हाइट ऊपर चले जाएं तो प्रेशर कितना डिक्रीज कर जाएगा? 12.7 सेंटीमीटर। ओके, तो ये शायद आप समझ पाए या नहीं पाए, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, चलिए। जहाँ मैं क्लास कर रहा हूँ यहाँ पे बहुत साउंड पॉल्यूशन है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमारा जो स्टूडियो है ये बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का नहीं इस मामले पे। तो आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। क्वेश्चन में 51 कह रहा है टाइड्स आर मेनली फॉर्म्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर द सन एंड द मून, है ना। वाई आर टाइड्स नॉट क्रिएटेड बाय द इफेक्ट ऑफ अदर प्लैनेट्स। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सन और मून की वजह से टाइड तो होता है, और जो प्लैनेट्स है उसकी वजह से क्यों नहीं टाइड्स फॉर्म होता है? इसका बेसिक रीज़न है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस जितना बढ़ते जाएगा फोर्स उतना घटते जाएगा। तो जो और प्लैनेट्स है जिनकी वजह से टाइड्स होना चाहिए वो बहुत दूर है, क्लियर है? दैट इज़ ये डिस्टेंस की वजह से ऐसा होता है। 52 इन अ बैरोमीटर हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम सडनली चेंजेस फ्रॉम 76 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर। तो 76 से 60 होने का मतलब ये है कि प्रेशर डिक्रीज़ हो गया। प्रेशर डिक्रीज़ होने का मतलब कि कुछ होने वाला है, वो स्ट्रॉन्ग होने का खतरा होता है, आंधी तूफान होने का खतरा होता है। इज़ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड फॉर एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू रिवॉल्व इन अ गिवन ऑर्बिट। जब ऑर्बिट में अगर फिक्स्ड ऑर्बिट में एक फिक्स्ड वेलोसिटी में घूमता है कौन? एक सैटेलाइट, तो उसको कौन घुमाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसीलिए अलग से कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन इट, वाई डू वी नॉट फील इट? बैलेंस हो जाता है, जितना प्रेशर बाहर से उतना प्रेशर अंदर से, अंदर वाला प्रेशर थोड़ा ज़्यादा ही होता है। Achilles took sea water and river water in 2 containers. He made a body float in the river water and then in sea water. What happens to the immersed part of body when it is immersed in the river water and in the sea water? देखिए, जो सी वाटर है ना उसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है रिवर वाटर के कंपैरिजन में। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसमें कम डूबेगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी उसमें ज़्यादा डूबेगा। तो रिवर वाटर में ज़्यादा डूबेगा और जो हमारा सी वाटर है उसमें कम डूबेगा, ठीक। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी पानी की या उस लिक्विड की उसमें उतना कम डूबेगा। ओके, 56 क्या कह रहा है?
ये कह रहा है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द जुपिटर, सन और जुपिटर के बीच में फोर्स निकालना है और सारे इन्फॉर्मेशन गिवन है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G m1m2/r²। जी तो आपको पता है, दिया हुआ है वैसे 6.67 10 - 11। मास 1 मतलब सन का मास कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻30 2 × 10⁻30 इंटू जुपिटर का मास गिवन है 1.89 10⁻27। अर्थ का पता होगा 10⁻24 होता है। आर जो ऑर्बिट है, जैसे यहाँ पे सन है हमारा, इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, इसके चारों तरफ हमारा ये सन है, इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, इसके जुपिटर घूम रहा है। तो इसका जो रेडियस है ये गिवन है, ये गिवन है कितना हमारा 7.73 × 10⁻11, 7.73 × 10⁻11, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आई एम सॉरी, बहुत पॉल्यूशन है, मैं जिस वक्त भी बना रहा हूँ कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं, ठीक है। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6.67 × 2 × 1.89 10⁻11 +30 +27 डिवाइडेड बाई 7.73 का स्क्वायर 7.73 × 7.73 10⁻11 × 2 क्या हो जाएगा 22। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट खत्म, पॉइंट 2 डिजिट इसको ख़त्म। इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा ऊपर 252126 252126 डिवाइड बाई 597529 इंटू 10⁻27 और 30 7 3 2 5 57 प्लस 22 ऊपर जाएगा तो -22, तो ये हो जाएगा 0.42 × 10⁻, ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 24। तो इसको अगर हम 4.2 करें तो यहाँ 4.2 मतलब 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कम हो जाएगा 10⁻23 न्यूटन। यहाँ हमने क्या किया, 4.2 जब करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे तब ना 0.42 आएगा, और इसके साथ फिर कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 10⁻24 - 1 10⁻23। तो ये आंसर हो गया हमारा 4.2 × 10⁻23 न्यूटन। ओके, बहुत ही आसान कैलकुलेशन, बस टफ होगा आपके लिए, वैसे क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। F = G m1m2/r², न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ना, उसी को अप्लाई हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के 57, WE and WP and WE विद द वेट्स ऑफ बॉडी एट अ पोल एंड द इक्वेटर। देखिए पोल और इक्वेटर में, पोल और इक्वेटर की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 57, ये हमारा इक्वेटर होता है और ये पोल होता है। पोल में अगर देखिएगा सेंटर से नज़दीक होता है, पोल में अगर आप आ जाएंगे तो सेंटर के नज़दीक होगा, और इक्वेटर में सेंटर से दूर होगा। तो नज़दीक में ज़्यादा फोर्स लगेगा, दूर में फोर्स कम लगेगा। ये तो एक बात है। WP and WE आर द weights of a body at the pole at the equator respectively. If the earth stops rotating, then what happens to the value of WP and WE? Are the values WE WP equal? देखिए WE और WP तो इक्वल नहीं है डिस्टेंस की वजह से। किसकी वजह से? अर्थ का शेप एग्जैक्टली स्फेरिकल तो नहीं है, एलिप्सॉइड। क्या है? एलिप्सॉइड बोलते हैं इसको। तो पोल से अगर देखा जाए तो सेंटर नज़दीक है और इक्वेटर से दूर है। दैट इज़ जो ग्रेविटी होगी वो पोल में ज़्यादा होती है, किससे? इक्वेटर से। दैट इज़ वेट पोल में ज़्यादा होती है इक्वेटर के तुलना में। लेकिन रोटेशन की वजह से भी वेट में इफेक्ट आता है। किसकी वजह से? रोटेशन की वजह से। जैसे अगर आप बात करें, एक बस में बैठे हुए या कार में बैठे हुए, टर्निंग जब आता है, क्या आता है? टर्निंग आता है, तो आप किधर फेंके जाते हैं? बाहर की तरफ। किधर फेंके जाते हैं? इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो रोटेशन अगर नहीं होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा हमारा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बंद हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों होता है? रोटेशन की वजह से। किसकी वजह से? रोटेशन की वजह से। 57 में सबसे ज़्यादा रोटेशन फोर्स का इफेक्ट कहाँ पे होगा? 57 थोड़ा सा अगर हम गौर करें, 57 इसमें सबसे ज़्यादा होगा हमारा इक्वेटर में। मैक्सिमम स्पीड ऑफ रोटेशन कहाँ पे होता है? मैक्सिमम स्पीड इक्वेटर में होता है, क्योंकि इक्वेटर में सबसे ज़्यादा स्पीड होगा और यहाँ पे कम होगा। ठीक है ना? ऐसे घूमता है अगर मैं सही हूँ तो। ठीक है ना? तो बात यह है कि जो द अर्थ हैज मैक्सिमम स्पीड ऑफ रोटेशन एट द इक्वेटर, सो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो मोर एट द इक्वेटर कंपेयर टू द पोल। इफ द अर्थ वर नॉट रोटेटिंग देन वैल्यू ऑफ WE विल इंक्रीज। कौन सा वाला इंक्रीज कर जाएगा? अगर रोटेट नहीं करेगा। देखिए एक फोर्स तो अंदर लग रहा है और एक फोर्स किधर लग रहा है? बाहर की तरफ। किसकी वजह से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। और रोटेशन अगर नहीं होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगा, तो हमारा इक्वेटर में जो अगर आप हैं उसका जो फोर्स होगा वो सेंटर की तरफ होगा, बस वही वाला फोर्स होगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो एक फोर्स अंदर लग रहा था
और एक फोर्स बाहर लग रहा था, बाहर वाला कैंसिल हो जाएगा जिसकी वजह से सिर्फ अंदर वाला बचेगा, दैट इज फोर्स जो नेट फोर्स है वो इक्वेटर में बढ़ जाएगा, लेकिन तब भी पोल वाला फोर्स ज़्यादा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पोल नज़दीक है। बात समझ आ रही है? ठीक है, आप ये पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 58 में आते हैं। तो वैसे भी पोल और इक्वेटर की बात अगर पोल में जो हमारा पोल में ज़्यादा होता है कौन? वेट, और इक्वेटर में वेट हमारा कम होता है, लेकिन इक्वेटर में रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण और भी वेट कम हो जाता है, लेकिन अगर रोटेशन बंद हो जाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना बंद हो जाएगा, तो सारा फोर्स अंदर की तरफ रहेगा, तो थोड़ा वैल्यू बढ़ेगा इक्वेटर में, लेकिन तब भी पोल में जो वेट है वो ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि पोल नज़दीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। 58 क्या कह रहा है? ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहाँ पे रखा हुआ है? एक 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? अर्थ में। बहुत अच्छी बात है। एंड अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास 6 किलोग्राम कहाँ पे रखा हुआ है? मून में रखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर वेट्स। वेट्स का रेशियो मांगा है, वेट 2 किलोग्राम का और वेट 6 किलोग्राम का। तो क्या हो जाएगा? वेट का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास 2 किलोग्राम वाला m2 लिख लिया इसको, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे? अर्थ में, बटे m6 मतलब 6 किलोग्राम वाला, और g कहाँ पे? मून में। तो m2 कितना? 2 किलोग्राम। अर्थ में जो ग्रेविटी होती है वो मून के ग्रेविटी से 6 टाइम्स होती है, तो 6 gm लिख सकते हैं इसको। 6 इंटू यहाँ हो जाएगा gm हमारा कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल, तो आंसर होगा 2:1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। 58 हो गया हमारा। आते हैं 59 में। 59 क्या कह रहा है? मिटा दो उसको। कह रहा है कि अपर्णा drops a body of mass m from the top of a tower and she found that it reaches the ground in 4 seconds. Another body of mass 10 kilogram, 10 of mass 10 किलोग्राम होना चाहिए, मास 10 मीटर लिखा है, अराउंड थिंक, और 10 m लिखा है, आई एम सॉरी, सही है। 59 में एक मास m है, दूसरा मास 10 m, अलग अलग मास है, ये m मास का और ये 10 m मास का। ड्रॉप फ्रॉम द टॉवर अंदर रीचेज इन ग्राउंड 8 सेकेंड, ये गिरता है 4 सेकेंड में और ये गिर रहा है 8 सेकेंड में। यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन शी फाउंड दैट द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ द टावर। तो इसका रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो। तो आपको पता होगा अगर कोई चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो एस बराबर क्या होगा? ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। मान लेते हाइट h है, जब ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप करते समय इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0, और हाइट हमारी कितनी है? h। तो क्या हो जाएगा? h बराबर ut, दैट इज 0 इंटू, शुरू में तो वेलोसिटी 0 है ना, और टाइम t लग रहा है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमारा g होगा जो कांस्टेंट होगा t स्क्वायर। तो h बराबर 0, तो हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, तो h1 और h2 का रेशियो अगर निकालेंगे तो हाफ g तो दोनों के लिए सेम ही होगा, हाफ g t1 स्क्वायर बटे हाफ g t2 स्क्वायर। हाफ हाफ कैंसिल, जी कैंसिल, मास पे डिपेंड ही नहीं करता है, एक का मास ज़्यादा है का कम है, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हाइट को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? t1 t2 क्या हो जाएगा? 4/8 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 4 दूना 8, तो हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर होगा हमारा 1:4। क्या आंसर होगा? 1:4। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हमने क्या लगाया? इक्वेशन ऑफ मोशन, एस बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, हाइट h है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, सब कुछ किया, h1 h2 हाफ g कैंसिल होगा, t1 और t2 का स्क्वायर रेशियो आ गया, मतलब h1 और h2 का रेशियो t1 और t2 के रेशियो के स्क्वायर के बराबर आया। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है अ स्टूडेंट प्लेस 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स A एंड B एज शोन इन द फिगर। ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है, आइडेंटिकल है, ये A है और ये B है, आइडेंटिकल है। मान लेते इसका सेंटर यहाँ पे, ये रेडियस R है, रेडियस R है, बहुत अच्छी बात है। Then if another ball C of identical A and B is placed between the balls A and B, determine the ratio of the force of attraction between A and B in 2 cases। ये पहला केस है। दूसरा केस में बोल रहा है, पहले इसका निकाल लेते हैं, F बराबर क्या होगा? G MA MB बटे R स्क्वायर, RR क्या हो जाएगा? 2R का स्क्वायर, दैट इज G MA MB बाई 4R स्क्वायर। F डैश जो होगा ना, इसमें क्या बोला है कि इन दोनों के बीच में एक और स्फीयर डाल दिया गया, A B तो यहाँ पे है और C हमारा यहाँ पे है। आप समझ पा रहे हैं? आवाज़ तो बहुत आ रही है, मैं कर ही क्या सकता हूँ। ये R है, ये R है, अब ये हमारा R है, ये R है। अब जो डिस्टेंस है R कितना? 4R हो गया। तो F डैश जो होगा हमारा G, मास में तो कोई बदलाव नहीं आया M और MB में, डिस्टेंस कितना हो गया? 4R का स्क्वायर, दैट इज़ G
MAMB बटे 16R²। अगर इन दोनों का रेशियो निकाले दोनों केसेस का, F और F डैश का रेशियो, तो GMAMB बटे 4R² बटे GMAMB बटे 16R²। GMAMB से कैंसिल हो गया, 16R² ऊपर गया और 4R² नीचे आया, R² से कैंसिल, 16 4 4 16 4:1। तो आंसर क्या है हमारा 4:1। समझे आप? चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर समझ गए तो। इतनी आवाज़ में भी इतना साउंड पॉल्यूशन है, व्हाट कैन आई डू। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी हम एक स्टूडियो बना पाएँ जहाँ पे अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड हो पाए। 61 क्या बोला? इफ द डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज डबल कीपिंग इट्स रेडियस कांस्टेंट देन द न्यू वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज हाउ मेनी टाइम्स दैट इन द प्रीवियस केस। 61 क्या कह रहा है? देखिए जी का क्या फार्मूला होता है, कैपिटल जी कैपिटल M बाई R²। इसी पे ना डिपेंड करता है क्या, वेट बराबर mg होता है, वेट निकल जाएगा, मास में तो कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है ना उस बॉडी का, mg तो जी निकाल लेते हैं, जी जितना टाइम्स होगा उतना वेट भी टाइम्स हो जाएगा। तो जी डैश जो होगा पहले इसको हम निकाल लेते हैं, ग्रेविटी मास का फॉर्मूला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बटे R²। समझ रहे हैं ना, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। जी डेंसिटी क्या हो, डेंसिटी है, वॉल्यूम क्या है हमारा 4/3 πr³। अर्थ को हमने स्फीयर माना, बटे क्या होगा R², R³ और R² से R² चले, R ऊपर बचेगा, 4/3 πgdr। ये हो गया हमारा स्मॉल जी। बात समझ आ रहा है क्या? ये स्मॉल जी 4/3 πgdr। अगर हम बात करें अब नया वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो बोला है कि 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, कैपिटल जी भी कांस्टेंट है, डेंसिटी डबल कर दिया गया 2d और रेडियस कांस्टेंट रखा गया, तो 2d और 2 बाहर आ गया, 2 4/3 πgdr और 4/3 πgdr ऑलरेडी g है, दैट इज 2g हो गया। तो g 2 टाइम्स हो गया, मतलब वेट भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। g क्या हो गया हमारा 2 टाइम्स, तो वेट भी क्या हो गया 2 टाइम्स। ओके, वेट क्या हो गया हमारा डबल हो गया। डेंसिटी डबल करें अगर, रेडियस को कांस्टेंट रख के, तो हमारा वेट भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 62। ये भी आसान क्वेश्चन है। तो अगर जी डबल हो गया तो वेट भी क्या हो गया डबल हो गया, क्योंकि मास को हम थोड़े चेंज कर रहे हैं। 62 द रेडियस एंड मास इज गिवन है। ठीक है, P1 प्लानेट का दिया हुआ है, m मास है और रेडियस r है। P2 प्लानेट का 2m मास है और रेडियस r/2 है। P3 प्लानेट का m/4 मास है और रेडियस r/4 हमारा रेडियस है। ठीक है, तो स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल M/r²। ठीक है, तो अगर मैं G1 की बात करूँ, G1 GM/r², तो ये हो जाएगा GM/r², सिंपल। G2 क्या हो जाएगा हमारा, GM के जगह 2m है, बटे r के जगह r/2, उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, 4 G2m बटे r², दैट इज 8 GM/r²। उसी तरह अगर हम थर्ड प्लानेट का निकालें, GM/4 बटे r/4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 ऊपर चला जाएगा, 16 GM/4 बटे r², 4 चौक 16, ये होगा 4 GM/r²। तो G1 G2 G3 में आप खुद देखें, G2 सबसे बड़ा है, उससे कम G3 है और उससे कम G1 है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, सिंपल सी बात है। ओके, चलिए उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ ही गए होंगे। ओके, 62 हो गया। 63 में आते हैं। 63 में क्या बोला है, सिंधु वांटेड टू नो द वेरिएशन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ हाइट, सो शी टुक अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये हमारा अर्थ है, इसकी रेडियस तो r है ही, इससे ऊपर और r चला गया। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। व्हाट इज़ द आंसर? तो फॉर्मूला क्या होता है, बराबर GM/r², GM/r²। तो यहाँ पे अगर कोई होगा तो डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा r होगा, और हाइट अगर r कर दे तो r + r क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो पहले कितना है GMM/r²। अब जो नया वाला है वो क्या हो जाएगा GMM/r नहीं है, r नहीं है, अब 2r है, 2r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा GMM/4r², दैट इज़, ये तो 4 नीचे रह गया और GM/r² f पे, तो पहले जितना फोर्स था उसका 1/4 हो गया। क्या हो गया इसका 1/4 हो गया।
लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज आंसर। शी देन डिटरमाइन द चेंज इन द ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले कितना था F, अब कितना हो गया F/4, तो चेंज इन F हो गया हमारा F माइनस F/4। यहाँ 1 छुपा हुआ या 4, ये हो जाएगा 4F माइनस F, दैट इज आंसर आया हमारा 3F/4। चेंज होगा 3F/4। हो क्या जाएगा F/4, लेकिन चेंज पहले कितना था F, अब F/4 हो गया, तो चेंज हुआ हमारा 3F/4। तो क्वेश्चन में चेंज मांगा है, ठीक है। तो बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलिए 60 द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज डबल, देन व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ हुज मास इज 10 किलोग्राम ऑन द सर्फेस ऑफ मून। तो मास तो हमारा 10, मास में तो कोई बदलाव थोड़े आएगा, मास 10 किलोग्राम ही रहेगा। तो मून में जहाँ पे भी 10 किलोग्राम रहेगा, इसका वेट कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम वेट, कहीं पे भी होगा उसका वेट के हिसाब से 10 किलोग्राम वेट है। 10 किलोग्राम मून में भी होगा, 10 किलोग्राम अर्थ में भी होगा। इफ द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ आर डबल, देन व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, F बराबर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो अगर G निकाल लें, G का फॉर्मूला क्या है Gm/r²। तो G डैश जो होगा वो क्या होगा, G मास को डबल कर दिया गया और रेडियस को भी डबल कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा 2Gm/4r², दैट इज 2 2 4, नीचे 2 बच गया, Gm तो ऑलरेडी G है, तो G/2 हो गया। तो अगर हमारा G आधा हो गया, मतलब G आधा होने तो वेट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो न्यू वेट क्या होगा, न्यू वेट अगर 10 किलोग्राम वेट है उसका आधा हो जाएगा, दैट इज़ 5 किलोग्राम वेट। वेट का मतलब यह वेट जो हमने लिखा एक साथ 5 किलोग्राम वेट, इसका मतलब ये है कि इसके साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड है, दैट मीन्स 5 × G है यहाँ मल्टीप्लाइड। वेट क्या है 5G, पहले कितना था 10G, अब कितना हो गया 5G। बात समझ आ रही है। तो जितना वेट पहले था वैसे मास में कोई बदलाव नहीं आया, मास तो हमारा 10 किलोग्राम ही है। मास कितना है 10 किलोग्राम, मास में बदलाव नहीं है, किसमें बदलाव है वेट, वेट आधा हो गया। कब, जब अर्थ के मास को और अर्थ के रेडियस को दोनों को आधा कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो वेट मतलब आधा हो गया। G आधा हो गया मतलब वेट आधा हो गया, समझ रहे हैं। मास में कोई परिवर्तन नहीं आया, समझ गए आप। चलिए बहुत अच्छी बात, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बात समझ पा रहे हैं, और आपको समझ आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि यहाँ पे पियर्सन की पढ़ाई चलती है, और आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन चेक करें जिसमें हम लोग कंट्रीब्यूशन का एक सेक्शन बना के रखें कि आप चाहें तो कंट्रीब्यूट भी कर सकें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।